भारत माता की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कल्पतरु नाडिना ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं श्री सिद्धगंगा मठ और आदि चुनचन्नगिरी महासंस्थान का आज श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। सभी संतों और कर्नाटका के जन जन के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार का प्रचंड बहुमत से वापस आना निश्चित हो गया है। मैं अभी हेलीपैड से आ रहा था, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इतना बड़ा रोड शो हो गया और यहां भी मैं इतने लोग देख रहा हूं। इतनी बड़ी मात्रा में आप आशीर्वाद देने आए हैं। वो सर्वे वाले देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि विजय किसकी तय है, जीत किसकी होने वाली है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। राष्ट्र कवि कुवेम्पु ने अपनी एक कविता में कहा था, कुवेम्पु जी ने एक कविता में कहा था, ओ लंका भयंकरा, ओ लंका भयंकरा, समीर कुमार, हे आंजनेया। जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेम्पु जी ने ये पंक्तियां लिखी है, वहां अब कांग्रेस को जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। कांग्रेस अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलाम हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस कर्नाटका का कभी भी भला नहीं कर सकती। ऐसी कांग्रेस कभी भी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। कर्नाटका और यहां के लोग कांग्रेस और जेडीएस का खेल समझ चुके हैं। जेडीएस को दिया गया हर वोट आने वाले समय में कर्नाटका को कमजोर सरकार देगा, अस्थिर सरकार देगा। और एक कमजोर सरकार कभी भी मजबूत कर्नाटका का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए एक ही संकल्प, एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही विश्वास, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ।
ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, नहीं चाहिए। आप सबका हुक्म है, हिंदी में बोलो। सब पीछे वालों का भी हुक्म है, आपका भी हुक्म है, आपका भी हुक्म है। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। बंधु भगिनियरे, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अनेक बार इस पवित्र धरती पर आकर के पूज्य शिव कुमारा स्वामी जी का सानिध्य मिला। उन्होंने अन्ना, अक्षरा और आश्रय त्रिविधा दासोहा वो रास्ता दिखाया है। कर्नाटका बीजेपी ने भी इसी से प्रेरणा लेकर अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, आदाय, अभय और अभिवृद्धि का संकल्प लिया है। इस संकल्प पत्र की पूरे कर्नाटका में सब दूर, गांव हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, शहरी हो, स्टार्टअप वाला हो, स्किल वाला हो, हर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है। मुझे कुछ दिन पहले तुमकुरू में विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करने का अवसर मिला था। बीजेपी का ये संकल्प पत्र उसी भावना को विस्तार दे रहा है। बंधु भगिनियरे, पिछले 9 वर्षों में गांव और गरीब के लिए, किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। कांग्रेस जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके शासन में सबसे ज्यादा लूट गांव के हक के पैसे की होती है। लेकिन जब भाजपा सरकार में होती है तो गांव और गरीब तेज गति से आगे बढ़ता है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है ताकि सामान्य मानवी की आर्थिक ताकत बढ़े, उसका परचेजिंग पावर बढ़े, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो, ईज ऑफ लिविंग, उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो। बंधु भगिनियरे, खेती के खर्चों में मदद के लिए हमने पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे, आंकड़ा याद रखना, 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। कितने 2.5 लाख करोड़, कितने 2.5 लाख करोड़। और दिल्ली से 1 रुपया निकला ना तो 100 के 100 पैसे किसान के खाते में गए, बीच में कोई पंजा उसको लूट नहीं सकता है। यहां तुमकुरू जिले के भी 3 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में लगभग 700 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं।
बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश की 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ गई हैं। इन्हें हमारी सरकार ने बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक की मदद सुनिश्चित की है। 20 लाख। आज देश भर के गांवों में फल, सब्जियां और अनाज को बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्टोरेज की सुविधा तैयार की जा रही है। एपीओज को मदद करके सरकार किसानों को व्यापार और प्रगति के अवसर भी दे रही है। इससे किसान के हाथ में पूंजी आई है, उसकी आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। किसानों पर महंगी खाद का बोझ ना पड़े, फर्टिलाइजर का ज्यादा पैसा किसान को न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार दुनिया में से यूरिया लाती है। 50 रुपीज केजी हम लाते हैं, 50 रुपीज केजी, और किसानों को देते हैं सिर्फ 5 रुपये में। सारा बोझ सरकार उठाती है। हम आज करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ चुके हैं। 2 लाख ग्राम पंचायतें। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए करीब करीब 4 करोड़ पक्के घर बनवाए हैं। 4 करोड़ घर दोस्तों, यानी दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने घर हमने बनवाए हैं। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा घर गांव में बने हैं, गांवों में बने हैं। और खुशी की बात है, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है, मेरी माताओं बहनों के लिए भी खुशी की बात है। इसमें भी ये जो 3 करोड़ से ज्यादा गांव के घर, 1 करोड़ के ज्यादा शहरों के घर, उनका भी ज्यादातर मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। हमारे यहां स्वभाव है, घर होगा पुरुष के नाम, गाड़ी होगी पुरुष के नाम, खेत होगा पुरुष के नाम, ऑफिस होगा पुरुष के नाम, दुकान होगा पुरुष के नाम, और अगर पति नहीं है तो बेटे के नाम, मां के नाम, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। सही है ना? ये मोदी है जिसने बदल दिया। आज 3 करोड़ से ज्यादा घर की मालिक मेरी माताएं बहनें हैं। और ये जो घर बन रहे हैं ना आजकल, इन घरों की कीमत 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, एक एक घर की कीमत। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी 3 करोड़ बहनें रक्षाबंधन के भी पहले 3 करोड़ बहनें घर की मालिक बनी, मतलब वो लखपति दीदी बन गई है, लखपति दीदी। आज गांवों में स्वामित्व योजना के तहत लोगों को उनकी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिल रहे हैं। अब तक देश के
75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम पूरा हो चुका है। इसका फायदा ये होगा कि संपत्ति पर होने वाले विवाद कम होंगे, जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकेगा और ये सारा काम हमने नौजवानों की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया है, ताकि हर घर परिवार के पास अब उसके पास लिखित अधिकार है कि ये घर, ये जमीन, ये मेरी है। उसको एक हिम्मत दी, विश्वास दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने देश के ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने पूछा, भाई क्या हाल है? तब पता चला 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में रहते थे, बिजली नहीं थी। 2014 में मेरे देश के 18,000 गांवों में बिजली न हो, ये मुझे सोने नहीं देता था। मैंने संकल्प किया 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा और पहुंचा दी भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों घर तक आज बिजली पहुंच चुकी है। आज देश के करीब 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से साफ पीने का पानी मिलने लगा है, नल से जल मिलने लगा है। तुमकुरू के भी करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को पहली बार पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव-गांव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांव-गांव सड़क पहुंच रही है। यहां तुमकुरू में फूड पार्क बनने से किसानों को भी लाभ हुआ है और यहां के युवाओं को रोजगार भी मिला है। स्नेहितरे, इस क्षेत्र की पहचान तो कल्पतरु नाडु के रूप में है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार कोपरा किसानों के हित में निरंतर फैसले लेती रही है और मुझे बढ़िया कोपरा का माला भी पहनाई अभी। इस सीजन के लिए हमने कोपरा के एमएसपी में फिर से वृद्धि की है। ये लागत के 1.5 गुना के बराबर है, जिसे कांग्रेस सरकार कभी भी लागू नहीं कर पाई थी। किसान मांग करते थे, कांग्रेस सुनती नहीं थी। कांग्रेस जेडीएस सरकार ने पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए भी तुमकुरू को बहुत परेशान किया है। ये 3 आहोले प्रोजेक्ट को बीजेपी सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, ये प्रोजेक्ट लटक गया। जब फिर डबल इंजन सरकार बनी, तब इस पर काम शुरू हुआ। अब ये पूरा होने वाला है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट को लेकर भी कांग्रेस जेडीएस सरकारों ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। आपकी इस बरसों पुरानी मांग को भी बीजेपी ही पूरा कर रही है।
इस वर्ष केंद्रीय बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। 5,000 करोड़। हर घर, हर खेत, वहां तक पानी पहुंचे, ये डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस गांवों के बच्चों की दुश्मन बन गई है। आपको लगेगा मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं सबूत के साथ बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की सोच देखिए, वो गांव के बच्चों के दुश्मन बनकर के आज खड़ी हो गई है। आपको पता है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देश के महान वैज्ञानिकों में से एक, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, उनके नेतृत्व में यह शिक्षा नीति तैयार हुई है। और कस्तूरीरंगन जी से तो कर्नाटका उनकी कर्मभूमि रहा है। वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरीरंगन जी की कमान में हजारों लोगों के परामर्श और देश के करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू किया गया है। और इस नीति का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसकी विशेषता क्या है? इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जो प्रादेशिक भाषा है, मातृभाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। यानी गांव का बच्चा अपनी मातृभाषा में जहां तक पढ़ाई करके पहुंचना चाहता है, पहुंच सकता है। लेकिन अब कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, लिखित घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ताला लगा देंगे, रोक देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब मां का बेटा अंग्रेजी स्कूल में दाखिल नहीं हो पाया, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाया, क्या उस गरीब मां के बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए मुझे। इस देश के किसी भी बच्चे को डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इस देश के किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? उसे पढ़ने करके आगे बढ़ने का हक है कि नहीं है? क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया इसलिए उसके भविष्य पर ताला लगना चाहिए? उसका भविष्य रुकना चाहिए? लेकिन कांग्रेस कर्नाटका में गरीब के बच्चों को, जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं पाए, उनको डॉक्टर बनने नहीं देना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को सजा देने के लिए चुनाव है दोस्तों। सजा देंगे कांग्रेस को? सजा देंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, सजा देंगे? पक्का देंगे? हम गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया का महारथी बनाना चाहते हैं। भाषा के कारण उसकी जिंदगी अटकनी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है यहां टेक्निकल विषयों की पढ़ाई
कन्नड़ा में नहीं होगी। हमारे जो बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते, क्या वो अच्छा पढ़ने के हकदार नहीं है? दोस्तों, हम चाहते हैं कि बच्चों को, अगर कभी कभी होता है कि बच्चा एक जगह पे एडमिशन ले लेता है और वहां जाने के बाद उसको लगता है इसके बजाय वो विषय मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मैं अगर वो पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा अच्छी करूं। पहले एक बार आप एक लाइन में घुस गए तो आपको दूसरी ट्रैक पर जाने का हक ही नहीं था। या तो आप आगे बढ़ो या छोड़ के घर चले जाओ। हमने कहा नहीं, आज का नौजवान अपनी समझ से निर्णय करने के लिए तैयार है। अगर आज वो एक विषय पढ़ रहा है लेकिन एक साल के बाद उसको लगता है कि मैं इससे उधर बेहतर कर सकता हूं, और अगर वो विषय बदलना चाहता है, सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, तो बिना उसका वर्ष खराब किए वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी है। कांग्रेस इसको भी रोकना चाहती है। कांग्रेस कर्नाटका के बच्चों से, यहां के विद्यार्थियों से सारे विकल्प छीन लेना चाहती है और कांग्रेस कहेगी उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना चाहती है। स्नेहितरे, हमारी सरकार इस विजन पर काम कर रही है कि यहां विद्यार्थियों के पास डिग्री भी हो और उनके हाथों में स्किल भी हो, हुनर भी हो। कांग्रेस आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रोक लगाकर कर्नाटका के युवाओं के भविष्य को ताला लगाना चाहती है, उसे तबाह करना चाहती है। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है? इसका प्रमाण तुमकुरू में बनी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। इससे तुमकुरू दुनिया के नक्शे पर चमक गया है। इसके शिलान्यास और उद्घाटन दोनों का सौभाग्य आपने मुझे दिया था। ये इतनी बड़ी फैक्ट्री इसलिए बनी क्योंकि हमने सेना के लिए मेड इन इंडिया सिस्टम देने पर बल दिया। कांग्रेस पूरी तरह से देश को इंपोर्टेड पर निर्भर रखना चाहती थी। कांग्रेस के लिए डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है, जरा पुरानी बातें याद करने होंगे तो पता चल जाएगा। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्लब रहा है जहां मामा, चाचा, सगे संबंधी मिलकर देश को लूट सकते हैं। ये कांग्रेस की 85% कमीशन सरकार थी। 85% कमीशन सरकार, जिसने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद कर दिया था। याद कीजिए, 4-5 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटका में आकर एचएएल पर क्या क्या झूठ नहीं फैलाया था। एचएएल के कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास किया गया था और उस समय किया गया था जब सीमा पर हमारी सेना तैनात थी। इस चुनाव में इनके मुंह से एक बार भी, ये मीडिया वाले याद रखें, एक बार भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह से एचएएल का नाम नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जब एचएएल पैदा हुआ ना, तब से आज तक
एचएएल ने प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी हुआ है जी। यही तुमकुर में है, यहीं पर है फैक्ट्री, यहां के लोग काम करते हैं। पहले प्रॉफिट नहीं होता था तो माल चोरी कहां होता था, और मोदी आने के बाद प्रॉफिट होने लगा। कारण साफ है दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कमीशन के बगैर डिफेंस डील नहीं होती थी। ये बीजेपी की सरकार है जो देश में ही डिफेंस की आधुनिक फैक्ट्रियां लगा रही है और देश की सेना को सशक्त कर रही है। बंदो भगे नहीं रहे। बीजेपी सरकार यहां तुमकुर में अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाल में ही तुमकुर में साउथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन सरकार यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण पर भी तेज गति से काम कर रही है। तुमकुरु रायदुर्ग रेल लाइन हो, तुमकुरु चित्रदुर्ग दावणगेरे रेल लाइन हो, इससे यहां विकास में और तेजी आएगी। लेकिन कांग्रेस जेडीएस ऐसे हर प्रोजेक्ट को भी रोकने में लगी हुई है। बिना 85% कमीशन खाए ये कोई काम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो किसान को भी नुकसान होगा और उद्योगों का विस्तार भी नहीं होगा। और ये 85% वाले, जब तक उनका 85% नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको मैं याद कराता हूं 85% है क्या भाई? ये मोदी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो गांव में गरीब के पास जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। 85 पैसे की चोरी हो जाती है। ये खुद राजीव गांधी ने कहा था। और तब तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। उस समय उन्होंने कांग्रेस को सर्टिफिकेट दिया था। 85% कमीशन का सर्टिफिकेट राजीव गांधी ने दिया था। वो 85% कमीशन वाली कांग्रेस आज भी अपनी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको मेरी एक बात याद रखनी है। जेडीएस का हर कैंडिडेट कांग्रेस का ही कैंडिडेट है। जेडीएस को दिया हर वोट कर्नाटका में निवेश को रोकेगा। और मुझे बताइए भाइयों, हमारा संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना, पूरे देश में नंबर 1 बनाना। आप सहमत हैं मेरी बात से? क्या कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है। कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? भाइयों बहनों, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए घर घर से एक ही संकल्प चाहिए, ईबारा निर्धारा, ईबारा निर्धारा, ईबारा निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। साथियों, अगले बुधवार को मतदान है। 10 मई दूर नहीं है। हमें विजय के संकल्प को और सशक्त करना है। चुनाव तो जीतने वाले हैं, लेकिन हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है। एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। मंजूर?
मंजूर। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा और इतना बढ़िया रोड शो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना यार मोदी जी आ गए अब तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे ना? पोलिंग बूथ में काम करोगे ना? रात दिन मेहनत करोगे ना? पोलिंग बूथ में डटे रहोगे ना? जरा जोर से जवाब दीजिए, डटे रहोगे ना? पूरी कोशिश करोगे ना? एकदम जोर से लगोगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे आप लोग? हाँ बोलो लेकिन पहले बताओ ना, करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का काम है, करोगे? अच्छा, आप करने वाले हो तो अपना मोबाइल फोन निकालो और उसका फ्लैश लाइट चालू करो, जरा मैं देखूं कहां कहां से दिखता है मुझे। सबके मोबाइल का फ्लैश लाइट चलना चाहिए, सबके मोबाइल का फ्लैश लाइट चलना चाहिए। जिसके पास मोबाइल है अपना फ्लैश लाइट चलाइए। अच्छा, मैं बताऊं मेरा कौन सा काम है? बताऊं? जरा जोर से बोलिए, बताऊं? करोगे? देखिए, हर घर जाना है, जाकर के सबको प्रणाम करना है और उनको सबको बताना मोदी जी तुमकुरू आए थे। हर घर में जाकर के बताना है मोदी जी तुमकुरू आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, ये बता देंगे। मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, ये हर घर में बता देंगे। अगर जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, तो हर परिवार, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब तुमकुरू जिले, इस पवित्र भूमि से इतने लोगों के मुझे आशीर्वाद